प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश जो नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में है, उसे मैं अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी भाषा आपको पसंद आएगी ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। क्योंकि सरल भाषा में है तो निश्चित तौर पर आप समझ भी पाएंगे। और मैं माननीय उच्च न्यायालय का पूरा आदेश नहीं पढ़ रहा हूँ। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो मुख्य बातें आपसे संबंधित है, जो आपके लायक है, क्योंकि नियम तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें सरकार को भी आदेश गया है, संघ और शिक्षकों के प्रति भी है, फिर कैसे कैसे शिक्षा जगत में गुणवत्तापूर्ण विकास हुआ, उस सारे का विवरण है। मैं केवल अपनी भाषा में हर पारा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मैंने पारा 24 तक बताया था, आज पारा 25 से शुरू करते हैं। मित्रों, पारा नंबर 25 में आरटीई अधिनियम के आगमन और आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राप्त छूट के साथ राज्य ने बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयार की। 2011 में प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की चयन के लिए आरटीई अधिनियम द्वारा किए गए बदलाव के अनुरूप फिर से प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 लाई गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन से संबंधित सभी नियम, आदेश और निर्देश निरस्त कर दिए गए। प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 भी बिहार पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाई गई थी। सॉरी मित्रों, इसके बाद दिनांक 11/8/2015 की अधिसूचना के द्वारा प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को उनके लिए लागू समेकित वेतन के अनुसार वेतनमान और उचित निर्धारण दिया गया। वर्ष 2020 में पुनः 3 नियम लाए गए, जिसमें 2012 के नियमों को निरस्त कर दिया गया। प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियम 2020 के अनुसार विद्यालय की शिक्षक की परिभाषा बेसिक ग्रेड 1 से 5 और पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और स्नातक ग्रेड 6 से 8 पंचायत प्रारंभिक शिक्षक शामिल किए गए। वर्ष 2014 और 2015 में संशोधित प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2012 को निरस्त कर दिया गया। 2020 के इन नियमों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत निरस्त नहीं किया गया। प्रासंगिक रूप से इन नियमों को राज्य स्कूल नियम 2023 के तहत भी निरस्त नहीं किया गया, जिसमें केवल यह प्रावधान था कि पहले के नियम के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, जो विशेष रूप से राज्य स्कूल नियम 2023 के तहत की जानी है। मित्रों, 2023 नियमावली नियोजित शिक्षकों को स्वक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनाने का प्रावधान है। यह कोई बहाली नई बाहर के लोगों के द्वारा नहीं होनी है। जो शिक्षक पहले से बहाल हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वे विशिष्ट शिक्षक बन के सरकारीकरण उनका होगा, इसलिए इस नियम को लाया गया। इसके बावजूद 2020 नियमावली वर्तमान स्वरूप में कार्यरत रहेगा। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वे आगे बढ़ेंगे, और जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं जाना चाहते, वे पूर्व के भांति नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। मित्रों, पारा 26 देखे जाने वाला पहला विवाद वर्तमान विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कब्जे वाले क्षेत्र पर अतिक्रमण के आधार पर है, जिस पर विवाद उठाया गया। इस आधार पर संविधान और बिहार पंचायत राज अधिनियम से शक्ति प्राप्त करके लाए गए स्थानीय निकाय नियम 2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियमों द्वारा निरस्त नहीं किया गया। मित्रों, यही बात मैंने पूर्व में भी कहा। हमें ध्यान देना होगा कि राज्य स्कूल सेवा नियम 2023 के द्वारा बनाए गए नए कैडर को कोई चुनौती नहीं दी गई। विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 को इस कारण भी चुनौती दी गई कि नियोजित शिक्षकों को योग्यता के एक और मूल्यांकन के आधार पर रखा जा रहा है। यदि उस तरह बने रहने की अनुमति दी जाती है तो नियोजित शिक्षक बाकी बचे रहेंगे। अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम भारत के संविधान के प्रावधानों और एक कानून के विशिष्ट संदर्भ में लाए गए वैधानिक नियम को निरस्त नहीं कर सकते हैं। माननीय
पटना उच्च न्यायालय ने पारा नंबर 27 में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का भी जिक्र किया गया है जो उसमें कई बार उठाए गए हैं, जैसे कर्नाटका सरकार का एक केस का उसमें उदाहरण है, फिर उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक उदाहरण है। पारा नंबर 28 में भी पटना उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत भारत और संविधान के प्रावधान के तहत नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता यदि विधायिका ने पहले ही एक कानून बना दिया है, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। मित्रों, पारा नंबर 29 में जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक वैधानिक नियम और एक नियम के बीच संघर्ष पर विचार किया गया था। पारा नंबर 30 में उदाहरण स्वरूप फिर बताया गया है कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम पर वैधानिक नियम की प्रधानता पर जोर दिया गया जो तदर्थ और अस्थायी प्रवृत्ति से अलग है। मित्रों, पारा नंबर 31 हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत नियम बनाने के कार्य की सीमाओं के घोषित सिद्धांत के सामने झुकते हैं जो शक्ति से एक विधायी कार्य का गठन नहीं करता है, केवल संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन संचालित होता है। यही कारण है मित्रों कि नियमावली 2020 खत्म नहीं हुआ, वो वर्तमान में आज भी अपने स्वरूप में कायम है। मित्रों, पारा नंबर 32 में सरकार के पास वैधानिक नियम में संशोधन या निरस्त करने की पर्याप्त शक्ति थी, अर्थात स्थानीय निकाय नियम 2020 पंचायती राज अधिनियम के तहत पद्धत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए, लेकिन सरकार ने अपने विवेक से अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का उपयोग करने का फैसला लिया। इससे स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली दोष को केवल इसलिए अछूता छोड़ दिया क्योंकि उक्त नियम के तहत नियुक्त नियोजित शिक्षकों को जारी रखा जा सके और 2023 के नियम का उद्देश्य भी यही था। तुलनीय स्थितियों के साथ राज्य स्कूलों का एक नया कैडर और विशिष्ट शिक्षकों का एक नया कैडर बनाना। विशिष्ट शिक्षकों का कैडर पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया ताकि उन पर समानता के लंबे समय के सपनों को साकार कर सके। शिक्षकों का एक वर्ग बहुत पूर्व से ही सरकारीकरण राज्यकर्मी बनने का सपना देख रही थी, तो सरकार राज्यकर्मी बनाने के उद्देश्य से राज्यकर्मी बने हुए शिक्षकों के समकक्ष लाने हेतु ये नियमावली 2023 लाई और जो शिक्षक उसमें जाना चाहे स्वेच्छा से जा सकते हैं। मित्रों, पारा नंबर 23 में जैसा कि हमने वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति निरंतरता के इतिहास के वर्णन में देखा, पहले शिक्षकों के दो समूह थे, एक सरकारी शिक्षक और दूसरा संविदा पर शिक्षक। शिक्षा मित्र जो 2006 के बाद नई नियुक्ति के साथ पहले से बेहतर लाभ दिया गया, उन्हें नियोजित शिक्षक कहा गया। वे दोनों ही एक वर्ग से अलग हैं। सरकार ने जब नीति की समीक्षा की और राज्य स्कूल नियम अधिनियम 2023 बिहार स्कूल शिक्षक नियम 2023 की मंशा के अनुसार योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों के कैडर को लिखित परीक्षा में परीक्षण के लिए उनके कौशल के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। हमें यह बताना होगा कि उक्त नियम को रिट याचिकाओं के वर्तमान बेंच में चुनौती नहीं दी गई। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय यह कह रही है कि जो नियमावली 2023 है उसके मूल स्वरूप को रिट के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई। इसमें एक चुनौती दी गई जिसमें एक अंतरिम आदेश को अस्वीकार कर दिया गया और अंतरिम आदेश प्रभावित पक्षों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जांच से बच गया। देखिए, पटना उच्च न्यायालय में केस किया लोग, जिस कारण से भी केस में विलंब हुआ तब तक लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमारे केस को यहाँ सुना जाए, तो एसएलपी भी सरकार वहाँ नहीं सुनी। उसने कहा कि आप पटना उच्च न्यायालय जाइए और पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल उस पर स्टे नहीं लगाया। अगर रिट याचिका को ही खारिज करने का पूरी तरह से अगर रहता तो शायद रिट याचिका या तो पटना उच्च न्यायालय पहला दिन या सर्वोच्च न्यायालय इसको खारिज कर देती, लेकिन ये दोनों किसी न किसी गड़बड़ी का शिकार हो गए जिसके कारण इसमें विलंब हुआ, जिसके कारण सक्षमता परीक्षा भी हो गई और ये नियम आज लागू भी रह गया। मित्रों,
पारा 34 में बिहार राज्य स्कूल नियम 2023 के द्वारा राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में अपने दायित्वों को पूरा करने का इरादा रखता है। यह सुनिश्चित करते समय राज्य को मौजूदा नियोजित शिक्षकों की समस्या का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में आजीविका कमाने में, मूल्यांकन की परीक्षा से गुजरने में बिताया। जैसा कि नियमों से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों का चयन की प्रथा को समाप्त करने में राज्य की नीति बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। संविदा खंड में फिर भी सरकारी शिक्षकों की तुलना में कम वेतनमान पर शिक्षकों की एक अलग श्रेणी रखने के पहले के प्रयोग लंबे समय से विफल रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वांछित उद्देश्य से असफल प्रयोगों के बावजूद कल्याणकारी राज्य ने नियोजित शिक्षकों के भरण पोषण को सुनिश्चित करना, उन सभी को राज्य स्कूल शिक्षकों के बराबर करके समानता के साथ सक्षम बनाना उचित समझा गया। और अब पारा नंबर 35 में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वर्ष 2006 के बाद 2010 में फिर 2012 में जो नियम लाए गए उसमें दक्षता परीक्षा निर्धारित की गई थी और लोग दक्षता परीक्षा के बाद एक 60 साल तक आयु तक नौकरी करने का प्रावधान बनाया गया था। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने आपके सभी प्रॉब्लम्स को सुना, देखा और उन्होंने लिखा भी। क्योंकि 62 पारा है इसमें, आज मैं 35 पारा तक ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको सुनने में दिक्कत होगी। तो मित्रों, 35 पारा तक आज हम आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। और कुछ मित्र बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे अनुमारा 5725 सेवानिवृत्ता और ग्रेच्युटी मिलेगा कि नहीं। मैं एक लाइन में कहूँगा कि सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, सब कुछ मिलेगा, वक्त आने का इंतजार कीजिए, सब कुछ सरकार समय आने पर देगी। दूसरा, MS हुसैन 8002 वे पूछते हैं कि अगर सक्षमता परीक्षा देने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद क्या सेवानिवृत्ता की लड़ाई बाद में कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा सकती है और प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा इसमें कि कोर्ट का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार खुद आपको सक्षमता परीक्षा के बाद जो ज्वाइन करेंगे वो वेतन निरंतरता भी आपको मिलेगा। वैसे तो अभी जो जानकारी मुझे अगस्त 2020 से मिलेगा, लेकिन सरकार उस पर भी विचार कर सकती है। पहले ज्वाइन कीजिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, और जो नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये सवाल ही नहीं उठता है। मित्रों, आपके प्रयास से मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ निवेदन भी करूंगा कि मेरे चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, उसे अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं। जो लोग भी शिक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी मेरी बातों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।